नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आपके लिए जुड़ चुके हैं, जो आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा में बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका कि जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उससे कौन सी भाषा कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था आपको। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या सभी। ठीक है, कौन सी भाषा होगा आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो देखिए भाषा का यहाँ पर जो है हम लोग 3 रूपों में देखते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो जिस भाषा को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बोल करके अति करते हैं, उसको करते हैं मौखिक भाषा। और जिस भाषा को हम लोग क्या करते हैं, लिख करके हम प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं लिखित भाषा। तो आपका जो प्रश्न है, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर, देखिए लिख कर जब हम प्रकट करेंगे ना तो उसको हम लोग लिखित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? लिखित भाषा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित भाषा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की कौन सी लिपि है आपको बताना है। गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है या बंगला लिपि है। कौन सी लिपि जो है बंगाली की है। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का नोट्स हम आपको बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है हिंदी का सारा नोट्स। और देखिए उसी में से सारे प्रश्न आपको छप रहे हैं। तो ये सारे जो लिपि वाले प्रश्न है ना, वो एक जगह नोट्स बना करके दे दिए गए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। और जो नए जुड़ रहे हैं या जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे हिंदी में आप 18 में 18 और 20 में 20 आप ला सके। ठीक है, तो देखिए पंजाबी की लिपि कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जानते हैं देवनागरी। ठीक है, तो ये तो हम लोग ज्यादा करके हिंदी के लिए लेते हैं। अगर रोमन की बात करें तो ये ज्यादा किसके लिए लेते हैं, इंग्लिश के लिए लेते हैं। अब बंगला की बात करें तो ये बंगला की हो गई। लेकिन अब एक ही आपके पास बच रहा है, गुरुमुखी। तो पंजाबी की लिपि वही तो जो बच रहा है वही है लास्ट आंसर। तो पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है। और ये 101 बार प्रश्न पूछा गया है। पंजाबी का प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लिपि के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है, इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी चीजों को, अल्पप्राण सभी को पहचानना है, महाप्राण ना। तो इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। क ख ग घ या च छ ज झ या तलाबे स मूर्धन स दन स और ह या य र ल व, किसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो देखिए ये तो क ख ग घ जो है ये आपका कौन सा व्यंजन है, क से लेकर ग तक ये स्पर्श व्यंजन होता है। ये कौन सा व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन है। च छ ज ये भी स्पर्श व्यंजन, जिसको स्पर्श करके हम करते हैं।
और ये देखिए तालाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह, ठीक है, ये कौन सा व्यंजन है भाई? तो ये जो है आपका देख लीजिए, जिस व्यंजन को बोलने में मुख से उष्मा या गर्मी निकलती है उसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यही वो व्यंजन है जिसको बोलने से मुख से उष्मा या गर्मी निकलती है, यही वो व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन हो जाएगा तालाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये सभी उष्म व्यंजन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोट्स बनाया हुआ है कि इन व्यंजनों को बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है। चलिए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है ये बता दे रहे हैं। आपके बिहार में भी आया हुआ है, यूपी में भी आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, गुजरात में, सब में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है, बहुत ही एमबीबीआई है। तो बताइए इसमें शुद्ध कौन लिखा हुआ है? उज्ज्वल है, ये उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा या कोई नहीं, कौन सा होगा? इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी ने बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए जो होता है उज्ज्वल होता है, उ और दोनों बीच में आधा ज होता है, दिमाग में रखिएगा। कब किसी में आधा ज देता है, व देता है, ल देता है, किसी में आधा ज पूरा ज व ल देता है, लेकिन आंसर कौन सही होगा? तो उ होगा और दोनों ज आधा होगा, दोनों ज क्या होगा? आधा होगा और वल होगा, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल सही लिखा हुआ है और ये 1001 बार प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में। तो आप सभी एग्जाम की दृष्टि से यदि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप सभी स्पष्ट रूप से यहाँ पर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा प्रश्न और 101% सफलता तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। सिर्फ इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। आपको सारे प्रश्न, सारे स्टेट का, साथ साथ पूरा एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ सारा चीज दिया जा रहा है, जहां से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% सफलता आपको अवश्य हाथ लगेगी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा निरोग का सही संधि विच्छेद है, निरोग का सही संधि विच्छेद है नि जोड़ रोग, निह जोड़ रोग, नि जोड़ रोम या न्यू जोड़ रोग। क्या होगा? निरोग का सही संधि विच्छेद, ठीक है। ये बिहार, आपको बता दे रही है, बिहार का भी प्रश्न है और ये यूपी का भी प्रश्न है। निरोग बहुत ही बार आया है, ठीक है। सबसे पहले चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निरोग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए होता है नी, क्या होता है? नी और जोड़ रोग होता है, क्या होता है? निह जोड़ रोग होता है, निरोग होता है, ठीक है। निह जोड़ रोग क्या होता है? निरोग होता है। और ये कौन सी संधि आ गई? तो ये आपका हो गया, देखिए इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह जो है आपका विसर्ग संधि होगा, ठीक है। ये किसमें होगा? विसर्ग संधि। तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? बी हो गया, निह जोड़ रोग हो गया। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो गया। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ आपको दे दिया गया है। तो इसके बाद भी यदि आप लेट कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट में कहीं ना कहीं समस्या आने वाला है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और तैयारी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या कोई नहीं, ठीक है। तो पीताम्बर कौन सा शब्द है आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर पीताम्बर की हम बात करें, ठीक ना। तो पीताम्बर को जब हम विग्रह करेंगे तो पीत ना, पीत और जोड़ क्या होगा? अंबर, क्या होगा? पीत जोड़ अंबर, यानी पीला हो अंबर जिसका, क्या होता है? पीला हो अंबर जिसका, यही हुआ ना, पीला हो अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीला हो वस्त्र जिसका, ठीक है। अब पीला हो वस्त्र जिसका यदि हम बोलते हैं तो इससे विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है। और ये किसके सेंस में निकलता है? तो ये विष्णु भगवान के सेंस में निकलता है, निकलता है ना। ये किसके सेंस में निकलता है? विष्णु भगवान के सेंस में निकलता है। तो वैसा शब्द ध्यान में रखिएगा, वैसा शब्द जिसका यदि हम विग्रह करते हैं और उसका विशेष अर्थ निकलता है, विशेष, तो उसको हम लोग योगरूढ़ में डालते हैं। किस में डालते हैं? योगरूढ़ शब्द में डालते हैं, ठीक है, योगरूढ़ शब्द में, ठीक है। तो जिसका हम विग्रह करें और विशेष अर्थ निकले तो वह होगा योगरूढ़ शब्द। जिसका हम विग्रह करें और कोई अर्थ नहीं निकले उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। और जिसको विग्रह करें और यह वह दो या दो से अधिक शब्दों से बना है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों, सार्थक शब्दों से बना है वो यौगिक शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द जो है अगर विशेष अर्थ निकल जाए तो योगरूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द में दो या दो से अधिक जो है इसका विग्रह होता ही नहीं है और इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसलिए रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। तो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ आप देख लीजिएगा और इसका सारा नोट्स और पीडीएफ तो आपको दे ही दिया गया है। जो नहीं जुड़े हैं उनकी पारी है, वो भी लेकर के यहाँ पर जुड़ करके पढ़ लें, क्योंकि आपको भी राइट है, पढ़ करके यहाँ पास कर जाइए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ठीक है। सन उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सार उपसर्ग है, संसा उपसर्ग है, यानी संसार में कौन सा
उपसर्ग है। देखिए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का, तो आप नोट्स यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय को इस तरह से हम बता दिए हैं ना नोट्स में कि आप शायद लाइफ में कहीं ना भूलेबे नहीं कीजिएगा, और यहाँ से एक प्रश्न छपबे करता है। ठीक है, तो संसार को देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। सबसे पहले संसार जो लिखा हुआ है ना, इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, तो संसार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो हमारे पास आता है सम, और जोड़ क्या आता है, सार। सम जोड़ सार आता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सम जोड़ सार जब आपको आ गया, तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस वाला को ध्यान देखिए। प्लस के ये क्यों प्लस का है, प्लस के ई पहले है और ई बाद में है। ठीक है, तो प्लस के जो पहले लगा हुआ शब्द है, जो पहले लगता है उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। प्लस के जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है, और प्लस के जो बाद लगेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, तो प्लस के पहले जो लगा वो है उपसर्ग, और प्लस के जो बाद लगा वो है प्रत्यय। ठीक है, तो सम ना, यहाँ पर सम क्या है, देखिए सम ना, तो सम पहले लगा हुआ है, इसलिए सम जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए सम है और ये सम उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो सम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बनाया हुआ है, नोट्स परचेज कर लीजिएगा। रात और दिन में कौन सा समास है, रात और दिन में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, रात दिन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, रात और दिन ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का ये कौन सा है, विपरीत है, हमेशा याद रखिएगा, विलोम है। तो वैसा समास जिसमें विलोम शब्द होगा। ठीक है, विलोम शब्द, दोनों विलोम शब्द होगा, और बीच में देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसको हम लोग कहते हैं। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह लगाओ। ठीक है, वैसा समास जिसमें क्या है, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, बीच में कौन सा चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब एक चीज और आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, आप द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दिमाग में रखिएगा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट होगा। आप कहिएगा कि नहीं तुमको बाएं चलना है, तू कहेगा नहीं हमको दाएं चलना है, तो यहीं पर ना द्वंद्व होगा। तो जो एक दूसरे का विलोम होगा वहां लड़ाई होगा, विपरीत होगा, लड़ाई होगा, तो वही को हम लोग द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा। रात दिन हो गया, पिता माता हो गया, बुढ़ापा जवानी हो गया, ये सब विलोम शब्द है, बीच में योजक चिन्ह होगा। समझ जाइएगा। अब द्वंद्व समास चुनने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है कि गंगा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए कौन सा संज्ञा होगा, तो संज्ञा का भी पूरा नोट्स और पीडीएफ दे दिया गया है, और यहाँ से तो एक प्रश्न आपका पक्का निकल के आएगा। तो गंगा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पर्वत, इस सब का कोई भी नाम दे दिया गया है। ठीक है, नाम यदि दे दिया गया है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये गंगा जो है किस संज्ञा में जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, या संप्रदान कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा। कारक का भी नोट्स इस प्रकार हम आपको बना के दिए हैं, नोट्स और वीडियो दोनों देख लीजिएगा। कारक का यदि नोट्स और वीडियो आप यहाँ से देख लेते हैं तो आपको समझिए कि 100% यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी साधन के द्वारा, जैसे विद्यालय, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यहाँ पर से क्या है, से कारक का चिन्ह है। से क्या है, कारक का चिन्ह है ना। तो से मतलब यहाँ पर देखिएगा साधन, यानी विद्यालय पहुंच रहे, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यानी शिक्षक किसी साधन से विद्यालय पहुंचे, और विद्यालय पहुंच रहा साधन क्या है, बाइक। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और उसमें से लगा हुआ है, तो किसी साधन के द्वारा यदि काम किया गया है तो उसमें से लगा है, तो करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है, क्योंकि करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं करण कारक का चिन्ह जो है से होता है। क्या होता है, से होता है। और यदि कारक का पूरा नोट्स और वीडियो दोनों आप देखना चाह रहे हैं तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको शुरुआत मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है और फी आपको बता दी गई है, तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका कौन सा, करण कारक हो गया। अगला देखिएगा अभी यहाँ पर, जिस कारक में, चलिए नोट्स बनाया हुआ है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन है, आपको बताना है। गहना, भूषण, अलंकार, या सभी, यानी आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन होता है, आपको बताना है। ठीक है, गहना होगा कि भूषण होगा कि अलंकार होगा या सभी होगा ना। तो
का आभूषण, देखिए आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द होता है गहना भी होता है, गहना आभूषण को ही कहते हैं, भूषण भी आभूषण यानी गहना को ही कहा जाता है, और अलंकार तो गहना को कहा ही जाता है। यानी इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, तो बताइए, आपके पास सभी हो जाएगा ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। तो आप सभी भी इसका कमेंट करते चलिएगा, देखते चलिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का, मैथ का, पर्यावरण अध्ययन का, हिंदी का, इंग्लिश का नोट्स पीडीएफ सारे राज्यों में आए हुए प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं, और इसके पहले हमने आपको नोट्स दे दिया है, तो आप नोट्स परचेज कर लिए हैं। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है यहाँ पर क्या चीज, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचता है कि नोट्स को आप परचेज कीजिए, पढ़िए और 101% सफलता प्राप्त कीजिए और अपना वेतन बढ़ा लीजिए और सरकारी शिक्षक बन जाइए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।